नमस्कार, मेरा नाम मनोज द्विवेदी है। मैं आईएएस ऑफ़िसर हूँ 1997 बैच का। इस समय मैं एडिशनल सेक्रेटरी हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में, भारत सरकार में। मैंने अपने कार्यकाल में, क्योंकि मुझे जम्मू कश्मीर कैडर मिला था, तो काफ़ी नौकरी जो है, काफ़ी अपनी सर्विस जो है, वो मैंने जम्मू कश्मीर में की है। लगभग 20 साल जम्मू कश्मीर में बिताए हैं और अपनी 27 साल की अभी तक की सर्विस में 7 साल मैंने भारत सरकार को दिए हैं। अपने 27 साल के एक्सपीरियंस से पहले मैंने लगभग 2 से ढाई साल प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है कि मैंने इंजीनियरिंग की थी आईआईटी दिल्ली से, और उसके बाद फिर मैंने टाटा स्टील्स में अपना पहला जॉब किया था। जब मैं टाटा स्टील्स में जॉब करता था, तो उस समय हम लोग रूरल एक्सपोज़र के लिए वहाँ से जाते थे, और जमशेदपुर बड़ी अच्छी टाउनशिप है जिसको टाटाज़ मेंटेन करते हैं। लेकिन जब आप टाउनशिप से बाहर जाते हैं रिमोट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, तो वो बहुत कुछ देखने को मिला, जहाँ मुझे लगा कि वो हिंदुस्तान सिर्फ़ शहरों में और चमक-धमक में नहीं है। हमारे रूरल एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, और हमारा कंट्री बहुत वास्ट है। और ये कारण था कि सिर्फ़ रिस्ट्रिक्टेड इंजीनियरिंग जॉब करने के बजाय मुझे लगा कि कोई ऐसा रोल होना चाहिए जिसमें सोशल रोल भी हो, लीडरशिप रोल भी हो, और आप देश के विकास में कुछ डायरेक्ट भागीदारी निभा सकें। ये एक प्रेरणा बना कि टाटा स्टील्स के एक अच्छे जॉब के बावजूद मैंने आईएएस की तरफ अपना रुख किया और आईएएस की तैयारी की। 93 में जब मैं आईटी से पास आउट हुआ था और 2 ढाई साल मैंने टाटा स्टील में काम कर लिया था, तो 95 में मुझे ये लगन लगी आईएएस की, और नतीजा ये हुआ कि अपने 2 अटेम्प्ट्स के बाद मैं 97 में आईएएस में आया और मुझे जम्मू कश्मीर कैडर मिला। मैं आज भी कहूँगा, हमारे हालाँकि प्राइवेटाइज़ेशन हुआ है, प्राइवेट सेक्टर काफ़ी डेवलप हुआ है, और उनका इकॉनमी में जो कंट्रीब्यूशन है, वो काफ़ी बढ़ गया है। वेल्थ क्रिएशन जो आज हम देखते हैं, वो स्टार्टअप्स करते हैं, और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स देखने को नज़र आते हैं, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि हर प्रोफ़ेशन में लोग इस देश की नेशन बिल्डिंग में योगदान दे रहे हैं। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ़ गवर्नमेंट सर्विस के थ्रू, सिविल सर्विसेज़ के थ्रू या आईएएस के थ्रू ही आप नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। पर फिर भी मेरा मानना है कि जितनी डायरेक्ट नेशन बिल्डिंग में रोल एक आईएएस ऑफिसर का होता है, खासकर इसलिए क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से ही सर्विस से बड़ी सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कहीं नहीं है। यही कारण है कि सरदार पटेल ने सिविल सर्विसेज को इतनी अहमियत देते हुए कहा था कि ये स्टील फ्रेमवर्क है, जिस पे हमारे देश का पूरा ढांचा टिका हुआ है। इन चीज़ों को देखते हुए मुझे इस 27 साल में बहुत ही सैटिस्फैक्टरी करियर रहा। मुझे बहुत सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि मैं बहुत डायरेक्ट योगदान दे सका और समाज के उस तबके से जुड़ सका, जिसके साथ शायद मैं अपने इंजीनियरिंग के जॉब में नहीं जुड़ पाता। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप कुछ भी करते हैं, आपके अंदर एक इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट आपके पेरेंट्स का होता है, और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। वो इन्वेस्टमेंट आपके टीचर्स का होता है, पेरेंट्स का होता है, आपके ब्रदर, सिस्टर सबका होता है, और उसके ज़रिए आप कुछ लाइफ में अपना एक वर्ल्ड व्यू बनाते हैं, और जिसके ज़रिए लोग परस्यू करते हैं। पढ़ाई कंप्लीट करना और फिर उसके बाद अपने लिए कोई करियर बनाना जो है, ये बड़ा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। 20 से 25 साल लगते हैं इस काम में। 20-25 साल आपके वो लाइफ के होते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, लर्निंग के होते हैं, ग्रोइंग अप के होते हैं, इम्प्रेशनेबल एज के होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि मेरे घर में एकेडमिक बैकग्राउंड था। मेरे फादर जो थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर थे। तो उनकी इंस्पिरेशन हमेशा यही रहती थी कि आप बहुत ज़्यादा मटीरियल चीज़ों के पीछे मत भागें, आप अपने लिए नाम बनाएँ, लोगों की सेवा करें, कुछ इस तरीके की चीज़ें। और साथ में चूँकि मैं घर में सबसे बड़ा था, तो मेरे पर ये भी ज़िम्मेदारी थी कि मैं अपने छोटे भाई-बहन के लिए एक मॉडल करियर भी पेश कर सकूँ। और उसका ही नतीजा था कि आगे चल के मेरे भाई-बहन ने भी करियर लिया। मेरी बहन ने सिविल सर्विसेज़ में आना नहीं मंज़ूर किया, लेकिन उन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन किया, और काफ़ी अच्छा उनका भी यही वर्ल्ड व्यू है कि हमें कुछ ना कुछ देना है समाज को। इसी तरीके से मेरे भाई ने भी 2007 में आईएएस की परीक्षा पास करके उन्होंने हरियाणा में अपनी सर्विसेज देना शुरू किया। तो इस तरीके से हमारे घर का माहौल था कि, और जब इसकी हम तैयारी करते हैं तो हमें कमर कस लेनी होती है, क्योंकि ये छोटा एग्ज़ाम नहीं है, इसमें बहुत कॉम्पिटिशन है और आपको हर पहलू से परखा जाता है।
आपके लिखने पढ़ने की स्किल्स के साथ साथ ये भी देखा जाता है इंटरव्यू वगैरह में कि आप क्या आगे चल के लीडरशिप रोल्स के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो इस यही कारण है कि सिविल सर्विसेज में और ख़ासकर आईएएस में, जिसमें आपको टॉप 50 में रैंक लेना होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके कोई भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते और आपको पूरी अपनी, जिसे कहते हैं अपनी बेस्ट जो एबिलिटी होती है, वो इसमें लगानी पड़ती है। और ये मौका सबको नहीं मिलता है। बहुत ब्राइट लोग जो हैं उस मौके को नहीं पा पाते हैं, और जिनको ये मौका मिलता है, मुझे लगता है कि उनको अपनी लाइफ डेडिकेट कर देनी चाहिए फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन, फॉर द सर्विस ऑफ द सोसाइटी। देखिए, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज के जैसे जॉब्स में जाना चाहते हैं, मैं उनको कहूँगा कि हमेशा 5 चीज़ों को अपने माइंड में रखिए। पहली चीज़ तो ये है कि आप इस जॉब के लिए जो एस्पायर कर रहे हो, आपको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग चीज़ है, वो आपकी डेस्टिनी भी डिसाइड करेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस सर्विस के ज़रिए आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ दूसरों के लिए करना चाहते हो। और जब तक वो जज़्बा नहीं होगा, आपका मोटिवेशन हाफ हार्टेड रहेगा। क्योंकि पैसे कमाने के लिए तो बहुत सारे प्रोफ़ेशंस हैं और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बहुत सारे प्रोफ़ेशंस हैं। आपको अगर एकेडमिकली कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ही दिखानी है, तो उसके लिए बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। व्हाई सिविल सर्विसेज? So therefore, first thing is you should always tell yourself that I have very strong desire to serve the people and especially those who are the most deserving. जब आपके अंदर ये जज्बा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका मोटिवेशन लेवल कभी नीचे नहीं आएगा। दूसरा, आपको ये मान के चलना है कि साहब कोई भी बड़ी चीज़ आसानी से नहीं आती है। तो अगर आप सोचें कि नहीं, मैं ये नहीं करके कुछ और कर रहा होता, सपोज़ करिए आप कहते हैं मैं ये नहीं करूँगा, मैं स्टार्टअप करूँगा, क्या स्टार्टअप आसानी से बन जाते हैं? या आप कहते हैं मैं ये नहीं करूँगा, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करूँगा, क्या कॉर्पोरेट में करियर आसानी से बन जाता है? जो लोग सीईओ बनते हैं कॉर्पोरेट्स में, क्या वो ऐसे ही रातों रात बन जाते हैं? तो इसका मतलब ये है कि मेहनत तो करनी है। तो अगर आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ रही है तो कौन-सी अलग चीज़ है? तो आपको उससे भी ये रहेगा कि मैंने फुल डेडिकेशन के साथ। तीसरी चीज़ ये है कि फ़ोर्स के साथ-साथ स्ट्रैटेजी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है, ये एग्ज़ाम के सिलेबस इतना वास्ट होता है और आपको सिलेक्शन से ज़्यादा एलिमिनेशन की चिंता करनी है। आपको लाखों लोगों के बीच में अपनी जगह बनानी है। तो आपकी स्ट्रैटेजी जब तक सही नहीं होगी, आपको सब्जेक्ट कैसे कवर करना है, फिर उसका रिवीजन कैसे करना है, और फिर छोटे-मोटे क्यू पॉइंट्स या बुलेट पॉइंट्स बना के किस तरीके से आपने करना है, ताकि पूरा जो आपने हफ्ते भर में पढ़ा है उसको आप 1 घंटे में कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं। और या फिर जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पिछले 2 साल से जो आपने पढ़ा है उसको आप 1 दिन में और एग्ज़ाम से पहले 1 घंटे में कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं। इस तरीके की स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। चौथी चीज़ जो आपको देखनी है वो है कि आपका सब्जेक्ट की चॉइस अच्छी होनी चाहिए। सब्जेक्ट वही कीजिए जिसमें आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट आपका कोर सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर सिर्फ़ कोर सब्जेक्ट से ही होता तो फिर पर्टिकुलरली नेचुरल चॉइस बन जाती कि ठीक है, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो मुझे साइकोलॉजी स्टूडेंट सब्जेक्ट लेना चाहिए। नहीं, आप ये देखो कि साइकोलॉजी में आप बेस्ट कर सकते हो कि नहीं। क्योंकि मैं अगर अपने एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैंने मैथ्स और फिज़िक्स से सिविल सर्विसेज़ को दिया। तो कोई कहता कि नहीं, आप एंथ्रोपोलॉजी से दे दीजिए या हिस्ट्री से दे दीजिए या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैं शायद नहीं क्लियर कर पाता। मुझे अपनी स्ट्रेंथ देखनी थी। तो सब्जेक्ट चूज़ करते समय आप अपनी स्ट्रेंथ देखें और उसके लिए थोड़े बहुत आप एक्सप्लोर करें, देखें। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपका वही सब्जेक्ट हो जो आप कोर्स में पढ़ रहे हैं उसी को, क्योंकि कोर्स को तो मान लीजिए, जैसे मैंने साइकोलॉजी का एग्जांपल दिया, देश में 10,000 50,000 लोग होंगे जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो साइकोलॉजी ले लेने से तो नहीं बात बनेगी। अगर आपको उसमें प्रोफिशिएंसी है, इंटरेस्ट है, पैशन है, तो फिर आपका वो सब्जेक्ट ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि आपकी चॉइस अच्छी होनी चाहिए। एंड फिफ्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आजकल कोचिंग का फैशन चल गया है, सब कुछ है, वो सारी चीज़ें हैं। वहाँ से आपको ये देखना है कि आपको सिर्फ सपोर्ट मिलेगा। सो चूज़ योर सपोर्ट सिस्टम प्रॉपर्ली, बट अल्टीमेटली इट इज़ योर ओन हार्ड वर्क एंड सेल्फ स्टडी। कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने एक अच्छा वेल रिनाउंड कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, नाउ आई एम डन, अब तो मैं थ्रू हो गया। वो नहीं पॉसिबल है। वो आपको अच्छा कोचिंग सेंटर या अच्छे कोचिंग सपोर्ट जो मिलता है, वो सिर्फ आपको डेफिनेटली ये आइडिया देगा कि क्या चीज़ पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कोर्स कंटेंट कैसा और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। रेस्ट इज़ ऑल एंटायरली अप टू यू। सो इस तरीके से आप कमर कस लीजिए 16-17 घंटे पढ़ने की, पेशेंस के साथ 2 साल अपना बेस्ट दीजिए। और मैं ये भी कहूँगा कि बहुत लंबा मत खींचिए। जो लोग 8-8 10-10 साल तक
अटेम्प्ट्स देते रहते हैं इस उम्मीद में कि अब पिछले साल नहीं हुआ अब हो जाएगा, वो अपने बाकी सारे करियर ऑप्शन ब्लॉक कर देते हैं और फिर उसके बाद जब वो मार्केट में उतरते हैं तो दे फाइंड कि दे आर नॉट फिट फॉर द सोसाइटी, दे आर नॉट फिट फॉर द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। तो अल्टीमेटली वो भी अच्छा नहीं है। इसलिए अपने को 2 या 3 साल इसके लिए डेडिकेट कर लीजिए। ट्राई योर लक। समटाइम्स आपकी डेस्टिनी में कुछ और लिखा होता है। बहुत बार लोग इसको जॉब को ज्वाइन करके छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि डेस्टिनी आपको ड्राइव कर रही है किसी और डायरेक्शन में। तो आप ये देख लीजिए कि 2 से 3 साल तो इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि एक एग्ज़ाम की साइकिल 1 साल में कंप्लीट होती है और जब तक एक साइकिल का रिज़ल्ट आता है तब तक दूसरी साइकिल शुरू हो जाती है। तो 2 से 3 साल तो देने पड़ेंगे, बट इससे ज़्यादा टाइम फ्रेम मत रखिए। जो लोग 10-10 साल तक इसी में लगे रहते हैं और उसके बाद फिर उनके सारे करियर ऑप्शन ब्लॉक हो जाते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए आप इस तरीके से इसमें करिए, एक अच्छे किसी गाइडेंस की सपोर्ट ले लीजिए, 16-17 घंटे पढ़ने के लिए तैयार रहिए और बिल्कुल बैलेंस डिसिप्लिन्ड लाइफ़स्टाइल 3 साल के लिए डेडिकेट कर दीजिए और इस मिशन और पैशन के साथ काम कीजिए कि आपने अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप उन लोगों के लिए कर रहे हो जिनकी सेवा करने का आपको मौका मिलेगा जब आप इस सर्विस में आ जाएँगे। उस मोटिवेशन के साथ और मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली आपको मौका मिलेगा और जो लोग सेलेक्ट होके आते हैं वो आप में से ही कोई है। ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं किसी दूसरी यूनिवर्स से आते हैं, इसी में से हैं। बस सिर्फ़ ये है कि उन्होंने ये चॉइस ली और हार नहीं मानी। और मैं इसमें एक एग्ज़ाम्पल अपनी पर्सनल फैमिली से ही दूँगा कि बहुत बार ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि लास्ट मोमेंट पे आपको लगता है कि नहीं ये इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। आई थिंक वो लास्ट मोमेंट ही जो होता है वो डिसाइडिंग मोमेंट होता है। अगर उस समय आप सस्टेन कर ले गए तो फिर आप किसी भी सेटबैक को क्रॉस कर सकते हो। इसमें भी बहुत बार ऐसे इवेंट्स आएँगे कि आपको लगेगा कि नहीं लगता है मेरा क्लिक नहीं करेगा, बट आपको ये रियलाइज़ करना है कि नहीं, ये क्लिक कर जाएगा। आपने अगर 3 साल इसको दिया है तो 3 साल पूरा देना है। फिर ये नहीं कहना है कि नहीं मैं 1.5 साल के बाद वापस पीछे चला जाऊँगा या कुछ है। आप अपना बेस्ट दीजिए। आई एम श्योर कुछ ना कुछ सक्सेस आपके हाथ ज़रूर मिलेगी।